आपको लगता है कि आप किसी बड़ी टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, कोड लिखेंगे और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आज हर इंडियन आईटी प्रोफेशनल का सपना होता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्टर में नौकरी करना। लेकिन सच्चाई सुनेंगे, गोरे लोगों की दुनिया में आज भी आमतौर पर इंडियंस को बैक एंड कोडर्स या चीप लेबर की तरह देखा जाता है। आपको लगता है सुंदर पिचाई और सत्य नडेला ने अचानक आकर सब बदल दिया? आपको पता है कि उनके लिए ये रास्ता किसने खोला था? आज से 40 साल पहले सिलिकॉन वैली में एक अलिखित यानी अनरिटन नियम था। इंडियंस में ग्रेट इंजीनियर्स बट टेरेबल मैनेजर्स। एक इंडियन आदमी मशीन की तरह कोड लिख सकता था, लेकिन उसको कंपनी का सीईओ बनने की औकात नहीं दी जाती थी। वेंचर कैपिटलिस्ट्स किसी इंडियन को धंधा शुरू करने के लिए $1 नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि इंडियंस हमेशा सिर झुकाकर यस सर बोलने वाली कौम है, इनमें रिस्क लेने का अग्रेशन और लीडरशिप नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ अपनी कोडिंग स्किल्स के दम पर दुनिया जीत लेंगे, तो आप सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। बिना उस सिस्टम को हिलाए, बिना रिस्क लिए, आप हमेशा किसी और के सपने पूरे करने वाले नौकर ही रहेंगे। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, तो आप पूरी जिंदगी वही 9 to 5 की गुलामी करेंगे और रोते रहेंगे कि सिस्टम अनफेयर है। लेकिन अगर आप आखिरी तक रुके, तो आज मैं आपको उस आदमी की कहानी बताऊंगा जिसने सिलिकॉन वैली का पूरा सिस्टम हैक कर दिया, जिसने गोरों के उस वाइट बॉयज क्लब का दरवाजा लात मारकर खोला और पहला इंडियन अमेरिकन फाउंडर बना जिसने अपनी कंपनी को सीधा वॉल स्ट्रीट पर लिस्ट करवाया। उसका नाम है कन्वल रेखी। ये कहानी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये द ग्राउंड ब्रेकर की वो ब्रूटल मास्टर क्लास है जो आपको सिखाएगी कि जब दुनिया आपको आपके रंग और एक्सेंट के लिए रिजेक्ट करे, तो अपना खुद का एम्पायर कैसे बनाया जाता है। कन्वल रेखी का जन्म किसी ऐशो आराम में नहीं हुआ था। उनका जन्म 1945 में रावलपिंडी में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनकी हिम्मत और उनकी औकात की पहली ट्रेनिंग किसी महंगी बिजनेस स्कूल में नहीं, बल्कि मौत और खून के बीच हुई थी। 1947 का बंटवारा याद कीजिए। एक 2 साल का बच्चा अपनी फैमिली के साथ अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाकर इंडिया भाग कर आता है। उनके पास न छत थी, न बैंक बैलेंस और न ही कोई गारंटी कि वो अगले दिन जिंदा रहेंगे या नहीं। ये ट्रॉमा किसी भी आम इंसान को अंदर तक तोड़ देता, लेकिन कन्वल के दिमाग में एक बात बचपन से ही डीप रूटेड हो गई थी कि जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब तुम दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान बन जाते हो। ये जीरो लॉस माइंडसेट उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। उनकी फैमिली आगे चलकर कानपुर में आकर बसी। उनके पिता आर्मी में थे, जहां से कन्वल ने एक रूथलेस डिसिप्लिन सीखा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कन्वल पढ़ाई में कोई बॉर्न जीनियस नहीं थे। उन्होंने मेहनत करके आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन जरूर लिया, लेकिन वहां उन्हें बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला। वहां उन्होंने देखा कि वो क्लास के सबसे तेज बच्चे नहीं हैं, वहां एक से बढ़कर एक किताबी कीड़े और टॉपर्स थे। यहाँ कन्वल ने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई। अगर तुम इंटेलेक्चुअल गेम में सबसे आगे नहीं हो, तो तुम्हें सर्वाइवल और स्ट्रीट स्मार्टनेस में बाप बनना पड़ेगा। आईआईटी में उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं रटी, उन्होंने लोगों को पढ़ना और सिचुएशन को मैनिपुलेट करना शुरू किया। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ डिग्री लेने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, औकात जमीन पर उतरकर बनानी पड़ती है। 1967 में आईआईटी बॉम्बे से निकलने के बाद कन्वल रेखी ने अमेरिका जाने का फैसला किया। उनके पास अमेरिका जाने का कोई बहुत बड़ा सपना या अमेरिकन ड्रीम नहीं था। उन्हें बस पता था कि असली अपॉर्चुनिटी और पैसा वहां है। उन्होंने मिशिगन टेक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली, लेकिन जब उन्होंने वहां काम करना शुरू किया तो उन्हें अमेरिका का असली और भयानक चेहरा देखने को मिला। 1970s के अमेरिका में एक ब्राउन स्किन वाले इंडियन को हमेशा शक और इन्फीरियरिटी की नज़र से देखा जाता था। कन्वल ने आरसीए, लिंकबिट और जीलॉग जैसी टेक कंपनीज में काम किया। वो एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे। उन्होंने दिन रात मेहनत करके नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए, लेकिन जब भी प्रमोशन या मैनेजमेंट की बारी आती तो उन्हें इग्नोर करके किसी गोरे इंजीनियर को उनका बॉस बना दिया जाता था। कन्वल को लगता था कि शायद उनकी मेहनत में ही कोई कमी है। वो और ज़्यादा घंटों तक काम करने लगे, लेकिन एक दिन उन्हें रियलिटी का जोर का थप्पड़ लगा। जीलॉग कंपनी में काम करते वक्त जब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, तो कन्वल समेत पूरी इंजीनियरिंग टीम को निकाल दिया गया। लेकिन जो गोरा मैनेजर था जिसका परफॉर्मेंस एक्चुअली खराब था, उसे कंपनी में बचा लिया गया। कन्वल 3 बार अपनी अलग अलग नौकरियों से निकाले गए। 3 बार। एक इंडियन जो परदेश में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हो, उसके लिए जॉब जाना एक बहुत बड़ा डर होता है। लेकिन यही वो पॉइंट था जहां कन्वल रेखी का दिमाग हमेशा के लिए शिफ्ट हो गया। वो सड़क पर खड़े होकर रोए नहीं। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो किसी गोरों की कंपनी में नौकरी की भीख नहीं मांगेंगे। अगर वो मुझे अपनी टेबल पर बैठने नहीं दे रहे, तो मैं अपनी खुद की एक ऐसी टेबल बनाऊंगा जहां वो लोग मुझसे नौकरी मांगने आएंगे। कन्वल रेखी ने एक पैटर्न नोटिस किया था। सिलिकॉन वैली में इंडियन इंजीनियर्स चुपचाप अपना काम करते थे, पॉलिटिक्स से दूर रहते थे और रिस्क लेने से डरते थे। वीसीज उन्हें आगे इसलिए नहीं आने देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इंडियंस में अग्रेशन, सेल्समैनशिप और रूथलेसनेस नहीं है।
कन्वल ने अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदलना शुरू किया। उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन को शार्प, थोड़ा लाउड और डायरेक्ट बनाया। उन्हें पता था कि बिजनेस की दुनिया में हम्बल रहने वालों को कुचल दिया जाता है। उस वक्त 1980s की शुरुआत में कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था। पर्सनल कंप्यूटर्स मार्केट में तेजी से आ रहे थे। एप्पल, आईबीएम और नई कंपनीज अपने अपने कंप्यूटर्स बना रही थीं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये कंप्यूटर्स आपस में बात नहीं कर सकते थे। एक ब्रांड का कंप्यूटर दूसरे ब्रांड के कंप्यूटर से डेटा शेयर नहीं कर सकता था। ये ऐसा ही था जैसे दुनिया भर में टेलीफोन बन गए हों, लेकिन सबकी वायर्स अलग हों और कोई किसी को कॉल ना कर सके। उस वक्त ईथरनेट नाम की एक नई नेटवर्क टेक्नोलॉजी आई थी। कन्वल ने अपनी स्ट्रीट स्मार्ट नज़र से देखा कि आने वाले वक्त में हर बड़ी कंपनी को अपने हजारों कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी और इसका सल्यूशन मार्केट में किसी के पास ठीक से नहीं है। 1982 में कन्वल रेखी ने अपने दो इंडियन दोस्तों इंदर सिंह और सुभाष बल के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू करने का रिस्क लिया, एक्सेलैन। लेकिन आइडिया होना एक बात है और सिलिकॉन वैली से पैसा निकलवाना दूसरी बात। जब कन्वल अपना बिजनेस प्लान लेकर वेंचर कैपिटलिस्ट्स के पास गए तो उन्हें सीधे मुंह रिजेक्ट कर दिया गया। वीसीज उन्हें अजीब नज़र से देखते थे। तीन इंडियन इंजीनियर्स, इनका एक्सेंट अजीब है, इन्हें अमेरिका के कॉर्पोरेट कल्चर का कुछ नहीं पता, ये हार्डवेयर और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बेचने का बिजनेस कैसे चलाएंगे। कन्वल को लगातार रिजेक्शंस झेलने पड़े। आखिर में वीसीज ने एक बहुत ही अपमानजनक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें फंडिंग तभी देंगे जब तुम किसी एक्सपीरियंस्ड वाइट सीईओ को अपनी कंपनी का ऑफिशियल बॉस बनाओगे। ये कन्वल के ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट पर सबसे बड़ा वार था। जो आदमी पूरी जिंदगी गोरों के अंडर काम करके थक चुका था, अब उसे अपनी बनाई हुई कंपनी में एक गोरा बॉस एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। मजबूरी में उन्हें अपने गुस्से को पीना पड़ा, क्योंकि बिना कैपिटल के एक्सेलैन जिंदा नहीं रह सकती थी। उन्होंने फंडिंग ली और एक वाइट सीईओ को हायर किया। एक्सेलैन ने स्मार्ट नेटवर्क इंटरफेस बोर्ड्स और टीसीपी/आईपी सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, जो अलग अलग कंप्यूटर्स को एक कॉमन नेटवर्क पर जोड़ने का काम करते थे। उनका प्रोडक्ट टेक्निकली इतना सुपीरियर था कि वो मार्केट में लॉन्च होते ही हिट होने लगा। लेकिन यहाँ से शुरू होता है कन्वल रेखी की स्ट्रैटेजी का सबसे डेंजरस और रूथलेस हिस्सा। कन्वल को अंदर से पता था कि जो गोरा सीईओ वीसीज ने बिठाया है, उसमें टेक्निकल डेप्थ नहीं है और वो सेल्स की साइकिल को समझ नहीं पा रहा है। कन्वल ने शोर नहीं मचाया, उन्होंने चुपचाप कंपनी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाया। उन्होंने ऑफिस के एसी रूम में बैठने के बजाय सीधा कस्टमर्स के पास जाना शुरू किया। उन्होंने दिखाया कि एक इंडियन आदमी सिर झुकाकर सिर्फ कोड नहीं लिखता, बल्कि वो आंखों में आंखें डालकर करोड़ों डॉलर की डील क्लोज कर सकता है। धीरे धीरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और बाकी इन्वेस्टर्स को दिखने लगा कि कंपनी का असली इंजन और ब्रेन वो सीईओ नहीं, बल्कि कन्वल रेखी हैं। जब कंपनी एक क्रूशल फेज में आई और वो वीसी अपॉइंटेड सीईओ नंबर्स हिट करने में फेल होने लगा, तो कन्वल ने अग्रेसिव रास्ता अपनाया। उन्होंने बोर्ड को डेटा और प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज दिखाए और सीधा उस सीईओ को आउस्ट यानी बाहर करने का प्लान प्रेजेंट किया। ये सिलिकॉन वैली के इतिहास का एक माइंड ब्लोइंग मोमेंट था। एक इमिग्रेंट इंडियन इंजीनियर ने फंडिंग लेने के बाद पावर स्ट्रगल में जीत हासिल करके कंपनी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लिया था। अब कन्वल रेखी ऑफिशियली एक्सेलेंट के सीईओ थे। उन्होंने प्रोडक्ट लाइन को अग्रेसिवली एक्सपैंड किया और कंपनी के रेवेन्यू को एक अलग ही लेवल पर रॉकेट कर दिया। और आखिरकार 1987 में कन्वल रेखी ने वो किया जो आज तक किसी भी इंडियन ने नहीं किया था। उन्होंने एक्सेलेंट को सीधा नैस्डैक पर पब्लिक यानी आईपीओ कर दिया। उनका आईपीओ सुपर हिट रहा। वो पहले इंडियन अमेरिकन थे जिसने एक टेक कंपनी को सिलिकॉन वैली से उठाकर वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार पर सक्सेसफुली लिस्ट करवाया था। इस एक इवेंट ने उन सभी वीसीज के मुंह पर ताला लगा दिया जो समझते थे कि इंडियंस मैनेजर नहीं बन सकते। उन्होंने साबित कर दिया था कि इंडियंस बैकएंड के कूलीज नहीं हैं, वो मल्टी मिलियन डॉलर एम्पायर्स चलाने वाले असली गेम चेंजर्स हैं। आगे हम देखें कि कैसे कन्वल रेखी ने अपनी सक्सेसफुल कंपनी को आगे बढ़ाया, कैसे वो नोवेल जैसी जायंट कंपनी के टॉप बॉस बने और एक बिलियनर की तरह अपना नेटवर्क बनाया। और सबसे जरूरी बात, कैसे उन्होंने सिलिकॉन वैली में बाकी इंडियंस को आगे लाने के लिए एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की स्टार्टअप इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। आपको लगता है कि एक बार आपने अपनी कंपनी बना ली और उसको शेयर बाजार में लिस्ट करवा दिया तो गोरों की इस दुनिया में आपको रातों रात भगवान मान लिया जाएगा? आप सोचते हैं कि पैसा आने के बाद रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है। यही वो दूसरा सबसे बड़ा झूठ है जो आपको सिखाया जाता है। जब कन्वल रेखी ने अपनी कंपनी एक्सेलिन को 1987 में नैस्डैक पर पब्लिक किया तो उनके पास पैसा तो आ गया था, लेकिन सिलिकॉन वैली के ओल्ड बॉयज क्लब यानी उन सफेद पोश यानी व्हाइट कॉलर गोरों के दिमाग में अभी भी वही जहर था। उन्हें लगता था कि कन्वल रेखी का आईपीओ
एक तुक्का यानी फ्लूक था। एक इंडियन इंजीनियर ने गलती से एक हिट प्रोडक्ट बना दिया है, पर ये आदमी लंबे रेस का घोड़ा नहीं है। लेकिन कन्वल आम मिट्टी के नहीं बने थे। वो जानते थे कि अगर आपको सिस्टम का बाप बनना है तो आपको ऐसी गेम खेलनी पड़ेगी जिसके रूल्स आप खुद लिखें। एक्सेलन हिट जरूर थी, लेकिन कन्वल दूरदृष्टि यानी विजनरी थे। उन्हें पता था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो कल नया था वो आज पुराना हो जाता है। उन्होंने देखा कि मार्केट में एक बहुत बड़ा दानव यानी जायंट खड़ा है, नोवेल। नोवेल उस वक्त नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर की दुनिया का अनडिस्प्यूटेड राजा था, लेकिन उनका फोकस छोटे नेटवर्क्स पर था। कन्वल का दिमाग चला। उन्होंने एक्सेलन को अकेले आगे बढ़ाने के बजाय एक ऐसी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी चुनी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने नोवेल के सीईओ रे नोर्डा के साथ बैठकर एक मेगा मर्जर की डील फाइनल की। 1989 में नोवेल ने एक्सेलन को $112 मिलियन में खरीद लिया। आमतौर पर जब कोई बड़ा टेक जायंट किसी छोटी कंपनी को खरीदता है तो छोटी कंपनी का फाउंडर पैसे लेता है और ऐश करने चला जाता है, या फिर उसे किसी कॉर्नर ऑफिस में बिठाकर चुपचाप रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन कन्वल रेखी ने अपना स्टार्टअप बेचा जरूर था, पर अपनी औकात नहीं। उन्होंने डील में अपनी ताकत बनाए रखी और नोवेल के अंदर एंट्री ली। वो नोवेल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ बन गए। ये सिलिकॉन वैली के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि एक फर्स्ट जनरेशन इंडियन इमिग्रेंट दुनिया की सबसे ताकतवर सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक के टॉप मैनेजमेंट में बैठा था। नोवेल के अंदर कन्वल ने आग लगा दी। उन्होंने नोवेल के नेटवर्किंग सिस्टम को एक्सपैंड किया। उनकी लीडरशिप में नोवेल का रेवेन्यू लगभग $200 मिलियन से बढ़कर $2 बिलियन तक पहुंच गया। कन्वल ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक इंडियन सिर्फ बैकएंड में C++ का कोड नहीं लिखता, वो फ्रंट आकर बिलियन डॉलर एम्पायर्स का चक्का चला सकता है। कन्वल अब ऑफिशियली सिलिकॉन वैली के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंडियंस में से एक बन चुके थे। उनका नेटवर्थ आसमान छू रहा था। वो उस मंजिल पर खड़े थे जहां हर इंडियन आईटी प्रोफेशनल पहुंचने का ख्वाब देखता है। लेकिन असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला था। 1990s के शुरुआती दौर में नोवेल के सीईओ रिटायर लेने वाले थे। पूरी कंपनी, पूरा टेक जगत जानता था कि नोवेल के बाद अगर कोई नोवेल को चलाने के काबिल है तो वो कन्वल रेखी हैं। कंपनी का रेवेन्यू उन्होंने बढ़ाया था, टेक्निकल विजन उनका था और एग्जीक्यूशन में उनका कोई सानी नहीं था। कन्वल खुद भी सीईओ पोजीशन के नेचुरल सक्सेसर थे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बंद कमरों में कुछ और ही पक रहा था। जब नए सीईओ को चुनने की बारी आई तो बोर्ड ने कन्वल रेखी को बाईपास कर दिया। उन्होंने बाहर से गोरे एग्जीक्यूटिव को लाकर नोवेल का सीईओ बना दिया। क्योंकि उन बोर्ड मेंबर्स को लगता था कि वॉल स्ट्रीट और अमेरिका का कॉर्पोरेट कल्चर एक इंडियन एक्सेंट वाले, पगड़ी न पहनने वाले पर फिर भी दिखने में पूरे ब्राउन इंसान को सीईओ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कन्वल रेखी की जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान था। ये उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ था जिसने उन्हें जगा दिया। उन्हें समझ आ गया कि तुम चाहे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दो, इन गोरों के क्लब में तुम्हारा सीईओ बनना अलाउड नहीं है। तुम्हें हमेशा नंबर 2 बनकर रखा जाएगा। ये वो ग्लास सीलिंग थी जिसे तोड़ना कन्वल के अकेले के बस की बात नहीं थी। अगर कोई और होता तो वो डिप्रेशन में चला जाता या सिस्टम को गाली देता, लेकिन कन्वल ने गाली नहीं दी। उन्होंने रेजिग्नेशन पेपर पर साइन किया और नोवेल को लात मारकर बाहर निकल आए। नोवेल छोड़ने के बाद कन्वल के पास पैसा बेहिसाब था। वो चाहते तो किसी आइलैंड पर जाकर बाकी जिंदगी गोल्फ खेलते, लेकिन उनके अंदर एक आग जल रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि जो अपमान उन्होंने सहा है वो आने वाली हर इंडियन जनरेशन सहेगी अगर किसी ने सिस्टम को हमेशा के लिए नहीं बदला तो। इसी दौरान 1992 के आसपास एक अजीब सी घटना घटी। इंडिया से एक सरकारी बाबू एन विटाल, जो उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्रेटरी थे, सिलिकॉन वैली आए थे। वो चाहते थे कि सिलिकॉन वैली के सक्सेसफुल इंडियंस मिलकर इंडिया के आईटी सेक्टर के लिए कुछ करें। इस मीटिंग में कन्वल रेखी, सुहास पाटिल जो कि सिरिस लॉजिक के फाउंडर थे, और प्रभु गोयल जैसे गिनती के 10 से 15 सक्सेसफुल इंडियंस आपस में इकट्ठा हुए। जब ये लोग एक कमरे में बैठे तो इन सब ने अपनी एक कॉमन पेन पॉइंट शेयर की। सबने देखा था कि कैसे वेंचर कैपिटलिस्ट इंडियंस को फंडिंग नहीं देते थे, कैसे इंडियंस को सीईओ नहीं बनने दिया जाता था। उस मीटिंग में कन्वल रेखी और बाकी फाउंडर्स ने एक ऐसी कसम खाई जिसने सिलिकॉन वैली की पूरी हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर अमेरिकन वीसीज हमारे नौजवानों को पैसा नहीं देंगे तो हम खुद उन्हें पैसा देंगे। अगर गोरों का अपना एक ओल्ड बॉयज क्लब है तो हम अपना खुद का एक इंडियन माफिया बनाएंगे। यहीं से जन्म हुआ TIE, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स का। ये कोई आम एनजीओ या चैरिटी नहीं थी, ये एक रूथलेस, लेजर फोकस्ड और हाईली अग्रेसिव नेटवर्किंग सोसाइटी थी जिसका एक ही मकसद था, इंडियन टेकीज को नौकर से मालिक बनाना। TIE का मॉडल बहुत सिंपल पर डेडली था। कन्वल रेखी और उनके जैसे अमीर फाउंडर्स ने एक नियम बनाया, हम नए इंडियन लड़कों को मेंटर करेंगे, उन्हें बिजनेस प्लान सिखाएंगे और उन्हें अपनी जेब से सीधा फंडिंग देंगे। कन्वल सिलिकॉन वैली के पहले इंडियन एंजल इन्वेस्टर बन गए। सोचकर देखिए इसका इम्पैक्ट। कल तक एक 25 साल का IIT ग्रेजुएट जब किसी गोरे वीसी के ऑफिस जाता था तो उसे बाहर निकाल दिया जाता था। अब वही लड़का कन्वल रेखी के पास आता था। कन्वल उसका आइडिया सुनते, उसमें अपना शार्प बिजनेस दिमाग लगाते और बिना किसी गोरे वीसी के आगे हाथ फैलाए उसे लाखों डॉलर का चेक काट कर दे देते। कन्वल ने सिलिकॉन वैली में एक नया इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने पैसों और अपने टाइम से केबी चंद्रशेखर और बीवी जगदीश जैसे फाउंडर्स को
को एग्जिडस जैसी कंपनी बनाने में मदद की। उन्होंने सबको एक ही मंत्र दिया, कोड लिखना बंद करो और कंपनी बेचना सीखो। सीईओ तुम खुद बनोगे, किसी बाहरी को अपनी कुर्सी पर मत बैठने देना। टीआईई की वजह से सिलिकॉन वैली में एक ऐसी फौज तैयार हो गई जिसके आगे आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को घुटने टेकने पड़े। कन्वल रेखी ने अपने उस अपमान का बदला अकेले सीईओ बनकर नहीं, बल्कि हजारों इंडियन सीईओज की फौज खड़ी करके लिया। लेकिन क्या टीआईई को बनाना इतना आसान था? जब इंडियंस एक साथ आते हैं तो आपस में ईगो क्लैशेस, जेलसी और पॉलिटिक्स बहुत आम बात है। कैसे कन्वल रेखी ने इन अमीर और जिद्दी इंडियन फाउंडर्स को एकजुट रखा, कैसे उन्होंने इंडिया के सरकारी बाबुओं से पंगा लेकर इंडिया में आकर सीधा प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को उनकी गलती बताई, और सबसे जरूरी बात, कैसे उन्होंने केबी चंद्रशेखर की कंपनी एक्सिडिस को इंटरनेट के डॉन में एक ऐसी मल्टी बिलियन डॉलर रॉकेट शिप बना दिया जिसने कन्वल रेखी को फाइनेंशियल पावर के सबसे ऊंचे शिखर पर बिठा दिया। ये कहानी अब अपने सबसे अग्रेसिव और आई ओपनिंग फेज में एंटर कर रही है, जहां पर आपको पता चलेगा कि दुनिया में वेल्थ और पावर मांगने से नहीं, बल्कि अपना खुद का पैरेलल सिस्टम बनाने से मिलती है। अब हम देखें कि कैसे कन्वल रेखी ने इंडिया के सरकारी बाबुओं से पंगा लिया, कैसे टीआईई ने ग्लोबल डोमिनेट किया, और उनके एंजल इन्वेस्टिंग के वो रूथलेस बिजनेस रूल्स क्या थे जिन्होंने आम मिडिल क्लास इंडियन लड़कों को बिलियनियर्स बनाया। आपने बचपन से एक कहावत सुनी होगी कि अगर एक डब्बे में 10 केकड़े यानी क्रैब्स रख दो तो उस डब्बे को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाकी के केकड़े उसकी टांग खींचकर उसे वापस नीचे गिरा देते हैं। इंडिया में और इंडियंस के बीच ये क्रैब मेंटालिटी सदियों से चली आ रही है। जब कोई अपना आगे बढ़ता है तो हमें खुशी से ज्यादा जलन होती है। सिलिकॉन वैली में भी 1990s के दौर में यही हाल था। जो थोड़े बहुत इंडियंस अमीर बन गए थे, वो अपनी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर ऐश कर रहे थे और नए आने वाले इंडियन इंजीनियर्स को गोरों की तरह ही ट्रीट करते थे। ऐसे माहौल में जहां ईगो और एरोगेंस भरा हुआ हो, वहां एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां अमीर और सक्सेसफुल लोग अपना कीमती वक्त और अपना हार्ड अर्न्ड पैसा अनजान नौजवानों पर लुटाएं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। कमल रेखी और टीआईई यानी द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के को-फाउंडर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज गोरों से लड़ना नहीं था, बल्कि अपने ही लोगों के ईगो को ठीक करना था। अगर आपको लगता है कि नेटवर्क बनाना सिर्फ लिंक्डइन पर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना होता है, तो आज आपको पता चलेगा कि असली और डेडली माफिया नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। अगर आपने इस हिस्से को ध्यान से नहीं समझा, तो आप पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करते रहेंगे और कभी उस लेवल की ताकत हासिल नहीं कर पाएंगे जहां से सिस्टम कंट्रोल होता है। जब टीआईई की शुरुआत हुई तो कंवल रेखी ने एक बहुत ही कड़वा सच सबके सामने रखा। उन्होंने सक्सेसफुल इंडियन फाउंडर से कहा, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अ जीरो सम गेम। यानी अगर कोई दूसरा इंडियन अमीर बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पैसा कम हो रहा है। जब एक इंडियन सक्सेसफुल होता है तो वो पूरे कम्युनिटी की औकात बढ़ाता है, और जब उस कम्युनिटी की औकात बढ़ती है तो गोरों के वीसीज को मजबूरन अपने दरवाजे खोलने पड़ते हैं। कमल ने टीआईई को एक क्लब नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम बनाया। यहाँ एक नियम था, जो अमीर बन चुका है वो नए लड़कों का मेंटर बनेगा, और अगर आइडिया अच्छा हुआ तो फंडिंग गोरों के पास जाने से पहले उस कमरे में बैठे इंडियंस देंगे। कमल रेखी इस नए इंडियन स्टार्टअप माफिया के गॉडफादर बन गए। उनके ऑफिस के बाहर नए इंडियन इंजीनियर्स की लाइन लगने लगी। वो इंजीनियर्स जो कल तक वीसीज के ऑफिस से बाहर निकाल दिए जाते थे, अब वो कमल के सामने अपने आइडियाज पिच कर रहे थे। और कमल का एंजल इन्वेस्टिंग का तरीका बिल्कुल अलग था। वो एक्सेल शीट्स और कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल्स नहीं देखते थे, वो उस लड़के की आंखों में देखते थे। उनका फॉर्मूला सिंपल था, मैं बिजनेस प्लान पर पैसा नहीं लगाता, मैं उस आदमी पर पैसा लगाता हूं। अगर आदमी में आग है तो बिजनेस प्लान फेल होने पर भी वो नया रास्ता निकाल लेगा। इसी दौरान कमल रेखी के पास दो आम से दिखने वाले इंडियन लड़के आए, केबी चंद्रशेखर और बीवी जगदीश। इन दोनों के पास एक आइडिया था, लेकिन वीसीज ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। वीसीज ने वही पुरानी शर्त रखी थी कि फंडिंग तब मिलेगी जब किसी गोरे एक्सपीरियंस्ड आदमी को सीईओ बनाओगे। इन दोनों दोस्तों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था। वो कमल के पास आए, कमल ने उनका आइडिया सुना। उनका आइडिया ठीक ठाक था, लेकिन कमल को उन दोनों की भूख में दम लगा। कमल ने अपनी जेब से उन्हें सीधा पैसा दिया, यानी एंजल फंडिंग दी, लेकिन एक ऐसी शर्त रखी जिसने इन दोनों की जिंदगी बदल दी। कमल ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हें पैसा इस शर्त पर दे रहा हूं कि तुम इस कंपनी के सीईओ खुद बनोगे। तुम किसी बाहरी गोरे आदमी को हायर नहीं करोगे। तुम गलती करोगे, तुम सीखोगे, लेकिन तुम लीडरशिप किसी को नहीं दोगे। ये शब्द उन दोनों लड़कों के दिमाग में बारूद की तरह फटे। जो दुनिया उन्हें नौकर समझती थी, कंवल ने उन्हें मालिक बनने का कॉन्फिडेंस दिया था। इन दोनों दोस्तों की कंपनी का नाम था एक्सोडस कम्युनिकेशन। एक्सोडस शुरू में कुछ और काम कर रही थी, लेकिन कंवल रेखी एक दूरदृष्टि यानी विजनरी थे।
1990s के मिड में इंटरनेट अचानक से बूम होने लगा था। हर कंपनी अपनी वेबसाइट बना रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ये वेबसाइट्स चलाने के लिए जो सर्वर्स चाहिए होते थे, वो कंपनीज अपने ऑफिस के छोटे से कमरे में रखती थीं। अगर लाइट चली जाए या इंटरनेट कनेक्शन टूट जाए, तो वेबसाइट डाउन हो जाती थी। कमल ने चंद्रशेखर और जगदीश को एक एग्रेसिव पिवट करने को कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हर बड़ी कंपनी को एक ऐसी सिक्योर जगह चाहिए होगी जहां उनके सर्वर्स 24 घंटे चलते रहें। इंटरनेट का रियल एस्टेट बनो, कंवल ने उन्हें डायरेक्ट किया। एक्सोडस ने दुनिया के पहले और सबसे बड़े इंटरनेट डेटा सेंटर्स बनाने शुरू किए। ये कैपिटल इंटेंसिव यानी बहुत पैसे वाला गेम था, लेकिन कंवल के बैकअप और टीआई नेटवर्क की वजह से अब उन्हें वीसीज की फंडिंग मिलने लगी, वो भी उनकी अपनी शर्तों पर। चंद्रशेखर ही कंपनी के सीईओ रहे। एक्सोडस इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के सर्वर्स को होस्ट करना शुरू कर दिया। 1998 में एक्सोडस कम्युनिकेशंस का आईपीओ आया और वो वॉल स्ट्रीट पर लिस्ट हुई। ये एक ऐसी रॉकेट शिप थी जिसका मार्केट वैल्यूएशन आगे चलकर लगभग $30 बिलियन तक पहुंच गया। चंद्रशेखर और जगदीश, जिन्हें कल तक गोरों की दुनिया में सीईओ बनने के लायक नहीं समझा जाता था, वो अब सिलिकॉन वैली के सबसे अमीर और पावरफुल बिलियनर्स में से एक थे। और कंवल रेखी, जिन्होंने सबसे शुरू में इन पर दांव लगाया था, उनका लगाया हुआ छोटा सा पैसा मल्टीप्लाई होकर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बन गया था। कंवल अब ऑफिशियली एक मेगा वेल्दी एंजल इन्वेस्टर बन चुके थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि इंडियन सिर्फ बैकएंड कोडर्स नहीं हैं, वो इंटरनेट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन और डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जब कंवल रेखी अमेरिका में बैठकर इंडियंस को बिलियनियर्स बना रहे थे, तब उनका दिल और दिमाग इंडिया की तरफ गया। 1990s का इंडिया आज जैसा नहीं था। वहां एक भी स्टार्टअप कल्चर नहीं था। देश एक भयानक सरकारी जाल यानी रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी में फंसा हुआ था। अगर आपको इंडिया में एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी है, तो आपको सरकारी बाबुओं के आगे भीख मांगनी पड़ती थी। इंटरनेट की हालत तो और भी रुला देने वाली थी। इंडिया में इंटरनेट और इंटरनेशनल डेटा कनेक्शन पर वीएसएनएल यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड नाम की एक सरकारी कंपनी का एकाधिकार था। वीएसएनएल के दाम आसमान छूते थे और सर्विस कचरे जैसी थी। इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज अमेरिका के क्लाइंट्स का काम करती थीं, लेकिन डेटा भेजने में उन्हें रोना आ जाता था। नैसकॉम के उस वक्त के हेड देवांग मेहता ने कंवल रेखी से संपर्क किया और उन्हें इंडिया आकर इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को हिलाने की रिक्वेस्ट की। कंवल, जो सिलिकॉन वैली में बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के दांतों तले चने चबवा चुके थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इंडियन पॉलिटिशियन से टक्कर लेंगे। जब कंवल इंडिया आए तो उन्होंने सरकारी मंत्रियों और बाबुओं के साथ मीटिंग की। इंडियन पॉलिटिशियंस आमतौर पर उम्मीद करते हैं कि बड़े बिजनेसमैन उनके आगे सिर झुकाकर जी सर बोलकर बात करेंगे, लेकिन कंवल रेखी का स्टाइल अमेरिकन था, रूथलेस, ब्लंट और ऑन द फेस। उन्होंने दिल्ली के बंद कमरों में इंडियन मिनिस्टर्स को सीधा बोल दिया, आपका देश का टैलेंट सिलिकॉन वैली आकर राज इसलिए कर रहा है क्योंकि आपकी सरकार उनके रास्ते में खड़ी है। अगर आपने इस वीएसएनएल की मोनोपोली को नहीं तोड़ा, अगर आपने टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए आज़ाद नहीं किया, तो इंडिया आने वाले 100 सालों तक एक गरीब देश ही रहेगा और कंप्यूटर रेवोल्यूशन आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा। ये शब्द सुनकर सरकारी बाबुओं के ईगो को बहुत चोट पहुंची, लेकिन कंवल के पास जो बैकिंग और ग्लोबल औकात थी, उसे वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। कंवल ने प्रमोद महाजन जैसे पावरफुल मिनिस्टर्स के साथ काम किया। उन्होंने नैस्कॉम और टीआई के जरिए इतना हैवी लॉबिंग और प्रेशर क्रिएट किया कि आखिरकार इंडियन सरकार को झुकना पड़ा। इंडिया में वीएसएनएल की मोनोपोली तोड़ी गई, प्राइवेट कंपनीज को इंटरनेट और टेलीकॉम फाइबर बिछाने की आज़ादी मिली, डेटा के दाम जमीन पर आ गिरे और इंटरनेट की स्पीड रॉकेट हो गई। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं था, इसी एक मूव ने इंडिया में बीपीओ, आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का वो विशाल तूफान लाकर खड़ा कर दिया, जिसने आगे चलकर इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी कंपनीज को ग्लोबल जायंट्स बना दिया। जो नौकरियां अमेरिका से इंडिया आनी शुरू हुईं, जिसकी वजह से आज इंडिया की मिडिल क्लास इतनी स्ट्रांग हुई है, उसके फाउंडेशन में कंवल रेखी के उस एग्रेसिव दिमाग और उनके उस जिद्दी स्टैंड का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने इंडिया के सरकारी सिस्टम को हैक करके उसे दुनिया के सामने खोल दिया था। कंवल अब सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, बल्कि इंडिया के आईटी रेवोल्यूशन के एक अनसंग यानी अनगिनत आर्किटेक्ट्स में से एक बन चुके थे। लेकिन दुनिया का एक कानून है, जब आप लगातार जीत रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि आप भगवान बन चुके हैं और आपका छुआ हुआ मिट्टी भी सोना बन रहा है, तो मार्केट आपको आपकी असली औकात याद दिलाता है। कंवल रेखी के टीआई और उनकी एंजल इन्वेस्टिंग की रॉकेट शिप हवा में उड़ रही थी। उन्होंने दर्जनों कंपनीज में इन्वेस्ट किया था और उनका पेपर वेल्थ अरबों डॉलर्स तक पहुंच गया था। एक्सोडस कम्युनिकेशंस इंटरनेट का राजा बन चुकी थी। पर फिर आया साल 2000। ये वो साल था जिसने सिलिकॉन वैली में आग लगा दी। इसे हिस्ट्री में डॉट कॉम बबल बर्स्ट या डॉट कॉम क्रैश कहते हैं। जिन कंपनियों की वैल्यू कल तक बिलियंस में थी, वो रातों रात जीरो हो गई। ऐसा लगा था जैसे शेयर बाजार से किसी ने प्लग निकाल दिया हो। और इस आग में सबसे पहले जो कंपनी जलकर राख हुई, वो थी कंवल रेखी की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी, एक्सोडस कम्युनिकेशंस। जो कंपनी $30 बिलियन की थी, वो बैंक्रप्टी यानी दिवालियापन की कगार पर खड़ी हो गई। कंवल रेखी का खुद का सैकड़ों $1 मिलियन का वेल्थ हवा में धुआं बनकर उड़ गया। एक आदमी जिसे दुनिया अपना रोल मॉडल मान रही थी, वो अचानक
अचानक से सब कुछ खोता हुआ देख रहा था। जो वीसीज कल तक उनकी तारीफ करते थे वो अब आकर ताने मारने लगे। इंडिया में और सिलिकॉन वैली में लोगों को लगा कि इंडियन माफिया का राज अब खत्म हो गया। एक बार फिर गोरों की जीत हुई, लेकिन कन्वल रेखी ने अपने उसूल और अपने रूल्स उस मिट्टी में बुने थे जो तूफान में नहीं उखड़ती। कैसे कन्वल ने इस भयानक फाइनेंशियल मौत से अपने आप को वापस जिंदा किया? क्या थे उनके वो अल्टीमेट बिजनेस प्रिंसिपल्स और एंजल इन्वेस्टिंग के ऐसे खतरनाक रूल्स जिन्होंने उन्हें इस क्राइसिस के बाद भी सिलिकॉन वैली का गॉडफादर बनाए रखा? और सबसे बड़ा सवाल, एक आम इंडियन यूथ कन्वल रेखी के उसूलों को यूज करके आज के इस हाइपर कंपेटिटिव टेक और स्टार्टअप जमाने में अपना साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकता है? ये सब हम डिकोड करेंगे इस मास्टर क्लास के फाइनल चैप्टर में। अब हम कन्वल रेखी के माइंडसेट, उनके लाइफ रूल्स और इस ग्राउंड ब्रेकर की फाइनल लेगेसी को पूरी तरह से ओपन कर सकें। यह आखिरी हिस्सा आपकी सोच और औकात दोनों बदल देगा। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आप अखबार खोलते हैं और आप देखते हैं कि जिस कंपनी को आपने अपने खून पसीने से बनाया था, जिसकी वैल्यू कल तक $30 बिलियन थी, वो अचानक कचरे के दाम पर आ गिरी है। आपका अपना पर्सनल बैंक बैलेंस, जिसमें कल तक अरबों डॉलर्स का पेपर वेल्थ था, वो एक झटके में धुआं बनकर हवा में उड़ गया है। आपको कैसा महसूस होगा? एक आम इंसान शायद डिप्रेशन में चला जाए, पागल हो जाए या किसी बिल्डिंग से कूद जाए। हम इंडियंस को बचपन से पैसा बचाना सिखाया जाता है। हम 10 रुपए के नुकसान पर पूरा दिन रोते हैं। तो सोचिए, जब किसी इंसान के सामने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत राख बन जाए तो वो क्या करेगा? साल 2000 का .com क्रैश एक ऐसा ही भयानक तूफान था। जिन गोरों को कन्वल रेखी ने अपने दिमाग और टाई माफिया से हराया था, वो अब वापस बैठकर हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इंडियन माफिया का गुब्बारा फूट गया है और कन्वल रेखी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कन्वल रेखी का दिमाग नॉर्मल मिट्टी का नहीं बना था। उन्हें नहीं पता था कि जो आदमी 1947 के बंटवारे में मौत और तबाही के बीच से निकला हो, उसके लिए स्टॉक मार्केट का गिरना सिर्फ एक छोटा सा मजाक है। आज इस आखिरी हिस्से में हम कन्वल रेखी की कहानी का वो ब्रूटल सच डिकोड करेंगे जिसे कोई स्टार्टअप गुरु आपको नहीं बताता। आज हम सीखेंगे कि फेल होने के बाद अपनी औकात वापस कैसे बनाई जाती है। और इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको कन्वल रेखी के दिमाग से निकले वो 5 अल्टीमेट लाइफ और बिजनेस रूल्स दूंगा जो किसी भी इंडियन यूथ को 9 से 5 की गुलामी से निकलकर एक बिलियनर फाउंडर बना सकते हैं। ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक होने वाला है। साल 2000 आते आते सिलिकॉन वैली पागल हो चुकी थी। किसी भी कंपनी के नाम के आगे अगर .com लग जाता था तो वीकीज उसे आंखें बंद करके करोड़ों डॉलर दे देते थे। कन्वल रेखी की बनाई हुई कंपनी एग्जिडस कम्युनिकेशंस इस इंटरनेट बूम का सबसे बड़ा इंजन थी। लेकिन जब हाइप रियलिटी से बड़ी हो जाती है तो गुब्बारा फटना तय होता है। 2000 के मिड में नैस्डैक क्रैश हुआ। इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए और उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। जो कंपनीज एग्जिडस को अपने सर्वर्स के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स देती थीं, वो रातों रात बैंकरप्ट हो गई। जब क्लाइंट्स ही मर गए तो एग्जिडस का रेवेन्यू जीरो होने लगा। सितंबर 2001 आते आते जो एग्जिडस कल तक इंटरनेट की जान थी, उसने चैप्टर 11 बैंकरप्टी फाइल कर दी। कन्वल रेखी, जिन्होंने इस कंपनी को अपने हाथों से बनाया था, उनका पेपर वेल्थ लगभग खत्म हो गया। उन्होंने दर्जनों स्टार्टअप्स में अपना खुद का पैसा लगाया था और लगभग सभी .com क्रैश की आग में जलकर राख हो गए थे। सिलिकॉन वैली में सन्नाटा छा गया था। जिन गोरों ने कन्वल रेखी की नकल करके अंधा पैसा लगाया था, वो अब उन्हें ताने मारने लगे। लेकिन कन्वल पैनिक नहीं हुए, वो डिप्रेशन में नहीं गए। यहाँ काम आया उनका वो जीरो लॉस माइंडसेट जो उन्होंने बचपन में रावलपिंडी से कानपुर आते वक्त सीखा था। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बहुत ही कोल्डली कहा था, मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ लोगों ने अपनी जान, अपनी जमीन और अपनी इज्जत खोई है। मार्केट क्रैश में मैंने सिर्फ पेपर मनी खोया है। मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा दिमाग चल रहा है और मेरा नेटवर्क जिंदा है। ये कन्वल रेखी की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी, डिटैचमेंट। उन्होंने पैसे को कभी अपना भगवान नहीं माना, उन्होंने पैसे को सिर्फ एक टूल यानी हथियार समझा। कन्वल जानते थे कि मार्केट साइकिल की तरह होता है, जो आज गिरा है वो कल उठेगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं रहा तो तुम दोबारा उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पाओगे। क्रैश के बाद जब बाकी लोग रोने में बिजी थे, कन्वल ने टाई को और ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपैंड करना शुरू किया। उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा। उन्हें समझ आ गया था कि हाइप पर बिजनेस नहीं चलता, फंडामेंटल्स पर चलता है। उन्होंने अपने नए इन्वेस्टमेंट्स के रूल्स को और रूथलेस बना दिया। अब वो किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाते थे जिसके पास सिर्फ अच्छा आइडिया हो। उन्हें अब कैश फ्लो और रियल रेवेन्यू चाहिए था। उन्होंने सिलिकॉन वैली के गोरों को दिखाया कि एक इंडियन गिरने के बाद कितनी तेजी से वापस खड़ा होता है। उन्होंने इन्वेंटस कैपिटल पार्टनर्स जैसी नई वेंचर कैपिटल फर्म की नींव रखने में मदद की, जिसका मकसद सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि इंडिया में बैठे आम नौजवानों को फंड करना था। रेड बस और पॉलिसी बाजार जैसी करोड़ों की कंपनियां जो आज आप इंडिया में देखते हैं, उनके फाउंडेशन और उनके वीसीज के पीछे कन्वल रेखी द्वारा बनाए गए उसी स्टार्टअप इकोसिस्टम का हाथ है। कन्वल ने सिर्फ अपना पैसा वापस नहीं कमाया, उन्होंने अगले 20 सालों में पूरी दुनिया में टाई के 60 से ज्यादा चैप्टर्स खोल दिए। आज दुनिया भर में सक्सेसफुल इंडियन सीईओज की जो फौज आप देखते हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स में हो या फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, उन सब के रास्ते का कांटा यानी ग्लास सीलिंग कन्वल रेखी और उनके टाई नेटवर्क ने अपने हाथों से तोड़कर साफ कर दिया था। उन्होंने गोरों को मजबूर कर दिया कि वो इंडियंस को सिर्फ कोडर नहीं बल्कि विजनरी लीडर्स माने। अब वक्त है उस मास्टर क्लास का जिसका आपको इंतजार था। कन्वल रेखी की जिंदगी कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। अगर आप एक आम इंडियन यूथ हैं जो इस भीड़ से निकलकर अपना एम्पायर बनाना चाहता है, तो कन्वल रेखी के ये 5 गोल्डन रूल्स अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल कर लीजिए। रूल नंबर 1, आस्क फॉर फॉरगिवनेस नॉट फॉर परमिशन। माफी
माफी मांग लो लेकिन परमिशन मत मांगो। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि रूल बुक फॉलो करो, बॉस की बात मानो, लेकिन कन्वल रेखी ने हमेशा इस नियम को तोड़ा। जब उन्हें वीसीज ने कहा कि वाइट सीईओ हायर करो, उन्होंने कर लिया, लेकिन पर्दे के पीछे से पावर अपने हाथ में रखी और वक्त आने पर उसे निकाल बाहर किया। बिजनेस और लाइफ में अगर आप हमेशा दूसरों से परमिशन मांगेंगे तो लोग आपको हमेशा अपनी औकात के हिसाब से ही ट्रीट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया सही है तो रिस्क लो और एग्जीक्यूट कर दो। अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेना, लेकिन एक्शन लेने के लिए किसी के आदेश का इंतजार मत करना। सिस्टम उन्हीं का गुलाम बनता है जो सिस्टम तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। रूल नंबर 2, बिल्ड एन एम्पायर नॉट जस्ट अ जॉब। अपने अंदर का नौकर मारो। इंडियंस को लगता है कि 50 लाख का पैकेज मिल गया तो लाइफ सेट है। कन्वल रेखी जानते थे कि जब आप किसी और के लिए कोड लिखते हैं तो आपकी वैल्यू तब तक है जब तक आप उनके काम आ रहे हैं। ज़ायलॉग में टॉप इंजीनियर होने के बावजूद उन्हें फायर कर दिया गया था। असली पावर नौकरी करने में नहीं बल्कि नौकरी देने में है। अपनी टेक्निकल नॉलेज को सिर्फ सैलरी तक सीमित मत रखिए, अपनी टेक्निकल नॉलेज को बिजनेस नॉलेज से जोड़िए। जब तक आप अपने खुद के प्रोडक्ट या इक्विटी के मालिक नहीं हैं, आप सिर्फ एक हाई पेड मजदूर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रूल नंबर 3, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अकेले जीतने की आदत छोड़ो। सिलिकॉन वैली में इंडियंस पहले एक दूसरे से जलते थे। कन्वल ने इस क्रैब मेंटालिटी को खत्म करके टाई बनाया। उन्होंने सिखाया कि अकेले चलोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर कम्युनिटी के साथ चलोगे तो अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अगर आप आज किसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों को ढूंढिए जो आपसे ज्यादा अमीर, आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। उनकी मदद कीजिए और उनसे सीखिए। ईगो को डस्टबिन में डालिए। जब आप दूसरों को अमीर बनाते हैं तो आप खुद ब खुद अमीर बन जाते हैं। कन्वल रेखी का सबसे बड़ा वेल्थ उनका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो हजारों इंडियन फाउंडर्स थे जिन्हें उन्होंने मेंटर किया था। रूल नंबर 4, सर्वाइव द विंटर, डोंट डाई इन द क्रैश। खून सूखने मत दो। जब 2000 का .com बबल फटा तो लोग रो रहे थे। कन्वल ने इसे एक लेसन की तरह लिया। धंधा हमेशा ऊपर नहीं जाता। लाइफ में और बिजनेस में विंटर्स यानी बुरा वक्त जरूर आता है। अगर आपने अच्छे वक्त में सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा दिया तो बुरे वक्त में आप सड़क पर आ जाएंगे। कन्वल रेखी ने अपनी कोर इन्वेस्टमेंट्स और अपने दिमाग को बचा कर रखा। उन्होंने हाइप के पीछे भागना बंद किया और फंडामेंटल्स पर ध्यान दिया। जब दुनिया डरती है तो जो आदमी शांत दिमाग से खड़ा रहता है वही अगला राजा बनता है। रूल नंबर 5, द जीरो लॉस माइंडसेट। डरने का नाटक बंद करो। आज का यूथ छोटी सी फेलियर से डिप्रेस हो जाता है। मेरा स्टार्टअप फेल हो गया, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। कन्वल रेखी ने बंटवारे में अपना सब कुछ जलते हुए देखा था। उन्हें पता था कि जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक हर नुकसान जीरो है। पैसे का आना जाना एक गेम है। जिस दिन आप इस फेलियर के डर को अपने दिमाग से निकाल देंगे उस दिन आप ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेंगे जिन्हें लेने में आम आदमी के हाथ कांपते हैं। जब खोने के लिए कुछ न बचे तब समझ लेना दुनिया जीतने का वक्त आ गया है। कन्वल रेखी आज 80 साल के होने वाले हैं। वो कोई टेक इन्फ्लुएंसर नहीं है जो रोज यूट्यूब या ट्विटर पर ज्ञान बांटते हैं। वो पर्दे के पीछे रहने वाले वो ठेकेदार हैं जिन्होंने उस पूरी बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाया है जिसमें आज हमारा इंडियन आईटी सेक्टर और स्टार्टअप इकोसिस्टम आराम से बैठा है। उन्होंने उस जमाने में रेसिज्म और रिजेक्शन को झेला जब इंडिया का मतलब गरीबी और सांप यानी स्नेक समझा जाता था। आज जब आप सुंदर पिचाई या सत्या नडेला को देखते हैं तो याद रखिएगा कि इनके इस मुकाम तक पहुंचने की सड़क पर पहला पत्थर कन्वल रेखी ने अपने हाथों से तोड़कर बिछाया था। कन्वल रेखी ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक ऐसी आग लगाई जिसने गोरों के उस अहंकार को जलाकर राख कर दिया जो कहते थे कि इंडियंस कैन नॉट लीड। तो अब फैसला आपको करना है कि आप अब भी सिर्फ उस छोटी सी क्यूबिकल में बैठकर किसी और के सपने पूरे करेंगे या कन्वल रेखी की तरह अपना खुद का साम्राज्य बनाएंगे। रास्ता आपके सामने है और रूल बुक अब आपके हाथ में है। जय हिंद।